हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे सेशन नंबर 152 की। तो सबसे पहले तो देखिए अपना जो एडिशनल सेगमेंट होता है वो डिस्कस करें। और इस सेगमेंट में जो पैसेज हम लेते हैं उसमें 149 जो सेशन था अपना, सेशन नंबर 149, उसमें हमने जो देखे थे ना, जो दो क्वेश्चंस मैंने वो करने के लिए कहा था उनके जो आंसर्स हैं। एक का तो आंसर था, टोन पूछा था आपसे, तो असर्टिव एंड इंफॉर्मेटिव, शायद ए ऑप्शन था, असर्टिव एंड इंफॉर्मेटिव, ये तो टोन था। और एक आपसे पूछा था कि मैन क्लोज कौन सा है, तो अटेम्प्ट वाली जो लाइन थी ना, दे अटेम्प्ट ऐसा कुछ था, वो वाली लाइन थी, क्योंकि वाइल जो था वो तो वैसे ही कंजंक्शन है, तो वो तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो सबऑर्डिनेट क्लोज वो बनाएगा। बाकी अटेम्प्ट से जो स्टार्ट था, दी अटेम्प्ट से जो स्टार्ट था, वो आपका आंसर होगा। तो ये आपके आंसर्स थे पिछले सेशन के। ठीक है, अब पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ईडियम्स एंड फ्रेजेस पिछले सेशन तक हमारी हो चुकी है 155 तक। 156 से देखिए, हिट द ग्राउंड रनिंग, क्या मतलब है? इसका मतलब है टू स्टार्ट समथिंग विद ग्रेट एनर्जी एंड एंथुजियाज्म, बहुत ऊर्जा, बहुत उत्साह से किसी चीज को शुरू करना। आप ग्राउंड पर दौड़ते हैं, तैयारी करते हैं, फिजिकल की तैयारी करते हैं, तो ग्राउंड पर दौड़ना पड़ता है आपको, या स्वास्थ्य आपको ठीक करना है अपना, तो ग्राउंड पे दौड़ने के लिए आप जाते हैं। और आप दौड़ रहे ऐसे हैं कि आपका जो पैर है वो हिट कर रहा है ग्राउंड को। ठीक है, तो आप जब हिट कर रहा है ग्राउंड को, इसका मतलब पूरे जोश के साथ आप दौड़ रहे हैं, तो ये एंथुजियाज्म के साथ और एनर्जी के साथ कोई चीज की शुरुआत कर रहे हैं। द न्यू टीचर हिट द ग्राउंड रनिंग ऑन हर फर्स्ट डे एट आशीष क्लासेस। जो नया टीचर है, नई टीचर है, उसने ग्राउंड हिट किया अपने फर्स्ट डे, मतलब बहुत ही एंथुजियाज्म से स्टार्ट किया आशीष क्लासेस में। ठीक है, नंबर 2 में आइए, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, विदाउट एनी कंडीशन एक्सपेक्टेशन, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, कोई कंडीशंस नहीं है, कोई टर्म्स एंड कंडीशंस जुड़ी हुई नहीं है। आप मतलब बिल्कुल इंडिपेंडेंट वे में कोई काम कर सकते हैं। स्ट्रिंग्स जो होती है ना, वो डोर को बोलते हैं। ठीक है, और डोर अगर आपके हाथ में है तो इसका मतलब आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक, लेकिन आपके कोई स्ट्रिंग अटैच्ड नहीं है, कोई डोर जुड़ी हुई नहीं है, इसका मतलब आपने आजाद छोड़ रखा है, कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं, कोई कंट्रोल नहीं। तो ही डोनेटेड द मनी विद नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, उसने पैसा दान किया और वो बिना शर्तों के। ड्रॉप द बॉल, ड्रॉप द बॉल का मतलब है मेक अ केयरलेस मिस्टेक और फेल एट समथिंग इंपॉर्टेंट, कुछ भी इंपॉर्टेंट है वहां पे कुछ गलती कर दें आप, लापरवाही से गलती कर दें, या फिर असफल हो जाएं, तो उसको बोलते हैं ड्रॉप द बॉल। इसको यूं मानिए कि जैसे एक हैंडबॉल होता है गेम, जिसमें आप बॉल को हाथ से ही और दूसरे के पाले में ले जाकर डालते हैं, और वो बॉल आपने अपने पाले में डाल दी, चूंकि इंपॉर्टेंट मैच था, आपको जीतना था, लेकिन उस बॉल को आप, एक रग्बी होता है ना गेम, ऐसा समझ लो, रग्बी के अंदर आपको बॉल ले जाकर और दूसरे के पाले में डालना होता है, अपने पाले में ही वो बॉल ड्रॉप कर दी, इसका मतलब आपने गलती कर दी है वहां पे, और असफल हो गए हैं वो काम करने में। तो ये मतलब है इनके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 159 है, ब्रेक अ स्वेट, टू पुट इन एफर्ट ऑफन फिजिकली और मेंटली, मानसिक या शारीरिक परिश्रम करना, बहुत प्रयास डालना किसी चीज में। ब्रेक अ स्वेट, स्वेट का मतलब पसीना होता है, पत्थर तोड़ रहे हो पसीना आएगा। ठीक है, पत्थर तोड़ना बहुत ही फिजिकल वर्क है, बड़ा फिजिकल काम है, बड़ा स्ट्रेन्यूअस टास्क है, उसको करने में आपको पसीना आ रहा है, तो ब्रेक अ स्वेट, इसको ऐसे याद रखिए। ही सॉल्व द पजल विदाउट इवन ब्रेकिंग अ स्वेट, उसने पजल को सॉल्व किया और वो भी बिना कोई प्रयास किए। पुल द प्लग, प्लग को पुल करना, प्लग आप डालते हो स्विच में, तो कोई इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्लो होना शुरू होगी, आपका इक्विपमेंट चालू हो जाएगा। प्लग आपने आउट कर दिया, पुल द प्लग, खींच लिया, तो स्टॉप और कैंसिल अ प्रोजेक्ट और प्लान, कोई भी अ, परियोजना है या योजना है, उसको स्टॉप कर देना, कैंसिल कर देना। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर पे ही काम कर रहे हैं, लेट से आधार कार्ड बनाने का एक प्रोजेक्ट मिला है आपको, और आप कंप्यूटर या लैपटॉप का प्लग, जैसे बैटरी उसकी डिश है, और आपने प्लग जो है वो इंसर्ट किया, तो वो लैपटॉप चालू होगा आपका, और प्लग आपने पुल कर लिया, तो आपका वो प्रोजेक्ट है वो वहीं रुक जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। द कंपनी पुल्ड द प्लग ऑन द ओल्ड ऐप। ठीक है, तो कंपनी ने पुरानी ऐप को
स्टॉप कर दिया है या कैंसिल कर दिया, ये मान लीजिए। फिर फ्रेजल वर्ब्स हैं। फ्रेजल वर्ब्स में मैंने प्लग, जो पुल द प्लग था ना, क्या था, पुल द प्लग, इसी को मैंने एक समझाया है प्लग इन से। 96 है गूफ ऑफ। गूफ जो होता है ना, वो गलती करने को बोलते हैं, कमिट अ मिस्टेक को बोलते हैं गूफ। वेस्ट टाइम इंस्टीड ऑफ वर्किंग। ऑफ का मतलब सेपरेशन होता है, आप गलती किए जा रहे हो, मुख्य मार्ग से सेपरेट हुए जा रहे हो। ये जो ऑफ है, ये वो प्रेपोजिशन है जो आपको बताएगा कि सेपरेशन है। तो आप सेपरेशन किससे है, जो भी आपका काम है मुख्य, उससे हट रहे हो, गलती किए जा रहे हो, इसका मतलब है आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, काम कर नहीं रहे। स्टॉप गूफिंग ऑफ एंड फिनिश योर असाइनमेंट। तो समय बर्बाद करना बंद करो, मतलब स्टॉप वेस्टिंग टाइम और अपना असाइनमेंट पूरा करो। प्लग इन करोगे तो वही काम होना शुरू हो जाए, कनेक्ट कर लोगे उस चीज को। तो फिजिकली या डिजिटली कनेक्ट करना। प्लग इन योर चार्जर बिफोर द बैटरी डाइज। बैटरी पूरी होने से पहले, बैटरी समाप्त होने से पहले चार्जर लगाइए। पुश अहेड। पुश अहेड, पुश का मतलब धकेलना होता है, अहेड का मतलब आगे होता है। टू कंटिन्यू विद डिटर्मिनेशन डिस्पाइट डिफिकल्टीज। अपने आप को आप धकेल रहे हो आगे की तरफ। मुश्किलें हैं तभी तो आपको धकेलना पड़ रहा है, मुश्किलें नहीं होती तो फिर तो ऐसे ही स्मूथली चल जाते हैं आप। लेकिन चूंकि मुश्किलें हैं इसलिए अपने आप को धकेलना पड़ रहा है, पुश करना पड़ रहा है, एनर्जी लगानी पड़ रही है। कठिनाइयों के बावजूद आगे बढ़ते रहना। इवन आफ्टर रिजेक्शन, रिजेक्शन के बाद भी शी पुश्ड अहेड विद हर ड्रीम प्रोजेक्ट। वो अपना जो ड्रीम प्रोजेक्ट था उसको आगे बढ़ाती रही। ये 3 हो गई फ्रेजल वर्ब्स। मैंने कल का दिन आपको दिया था 151 वाले सेशन में कि आप याद कर लेना सारी ये चीजें। उम्मीद है आपने याद किया होगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ब्रांच आउट इनटू, टू एक्सपेंड इनटू न्यू एरियाज ऑफ वर्क और स्टडी। ब्रांच खोली है आपने, आउट मतलब बाहरी किसी क्षेत्र में खोली है, जहां पे फिलहाल आपका हेड ऑफिस है वहां से बाहर किसी क्षेत्र में ब्रांच खोली है। तो आप नए क्षेत्रों में एक्सपेंड कर रहे हो, ठीक है, नए क्षेत्र में विस्तार कर रहे हो। द इंस्टीट्यूट प्लान्स टू ब्रांच आउट इनटू ऑनलाइन लॉ कोर्सेज। इंस्टीट्यूट की योजना है कि वो ऑनलाइन लॉ कोर्सेज में ब्रांच आउट करे, विस्तार करे। फिल्टर आउट, फिल्टर करके, छान के, आउट कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो रिमूव अनवांटेड थिंग्स और इन्फॉर्मेशन, तो फिल्टर करके जो कचरा बच गया उसको बाहर निकाल दोगे, तो वो अनचाही चीजों को बाहर निकालना है। छांटना या फिल्टर करना। यूज दिस ऐप टू फिल्टर आउट स्पैम कमेंट्स। स्पैम कमेंट्स को फिल्टर आउट करने के लिए इस ऐप का इस्तेमाल करें। तो ये आपका हो गया भाई 59 तक। ठीक है, इसके बाद अगला चाहिए। नेक्स्ट है, ये अपने फिक्स्ड प्रेपोजिशन वाला सेगमेंट है। डोंट इंटरफेयर। इंटरफेयर में लगता है विद। डोंट इंटरफेयर विद, इंटरफेयर का मतलब हस्तक्षेप करना। तो हस्तक्षेप मत करो दूसरों के काम में, ये मतलब है। दूसरा है मैनी पीपल डाइड ऑफ कोलरा। कोलरा मतलब हैजा होता है, बीमारी का नाम है। और अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु थर्स्ट से या हंगर से, ठीक है, हंगर की जगह नाम स्टारवेशन भी आ सकता है, बात एक ही है, हंगर स्टारवेशन सेम है। या शेम से या डिजीज से, अगर इनमें से कोई भी कारण है व्यक्ति की मृत्यु का, तो डाई के साथ में हमें ओव लगाना होता है, ये बात आप ध्यान रखिए। डाई के साथ ओव लगाना होता है अगर इनमें से कुछ भी कारण है तो। ही कन्फाइड्स का मतलब है मैनी पीपल डाइड ऑफ कॉलेरा इन द विलेज। गांव में बहुत सारे लोग मर गए कॉलेरा से। ही कन्फाइडेड द सीक्रेट। कन्फाइड में मैंने बताया था किसी अ, व्यक्ति के साथ राज शेयर करना जिस पे आप विश्वास करते हो, है ना। यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे वो सीक्रेट किसको बता रहा है, तो जिसको सीक्रेट बता रहे हो, कन्फाइड कर रहे हो, उससे पहले टू लगेगा। ठीक है, पिछले सेशन में ही हमारी चर्चा हुई है शायद ये कन्फाइड की, 149 में देखना आप जाके। ही एट्रीब्यूट्स हिज सक्सेस टू आएगा, एट्रीब्यूट में टू लगता है। एट्रीब्यूट टू का मतलब है श्रेय देना, ठीक है, क्रेडिट देना। इसको आप अक्रेडिट भी कह सकते हो। अक्रेडिट कह दो, या अस्क्राइब कह दो, या एट्रीब्यूट कह दो। इन तीनों के साथ ही टू लगता है, इन तीनों के साथ में टू लगता है। ठीक है, तो वह अपनी सफलता का श्रेय मेहनत और अनुशासन को देता है। डिसिप्लिन, अनुशासन। डिसिप्लिन की स्पेलिंग इंपॉर्टेंट हो सकती है परीक्षा के लिहाज से, याद रखना।
हिज बर्थडे कोइंसाइड्स, कोइंसाइड का मतलब होता है अकर टुगेदर, है ना, एक ही समय पर घटित होना या मेल खाना। तो उसका बर्थडे पड़ता है रिपब्लिक डे वाले दिन, मतलब 26 जनवरी को ही बर्थडे आता है इसका। तो कोइंसाइड्स विद लगेगा। ये आज के एडिटोरियल में भी आप पढ़ेंगे कोइंसाइड वर्ड को, ठीक है। किसके साथ तालमेल बैठता है, किस मतलब दोनों साथ में कब ये अकर होते हैं, ये मतलब है। फिर आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला सेगमेंट। पहला है जेरोंटोलॉजी। जेरोंटोलॉजी मतलब वृद्धावस्था, वृद्धावस्था विज्ञान, वृद्ध लोगों के अध्ययन का विज्ञान। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ओल्ड एज, वृद्धावस्था जो है उसका वैज्ञानिक अध्ययन जो है वो कहलाता है क्या, जेरोंटोलॉजी। द एजिंग प्रोसेस एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ एल्डरली पीपल, जो वृद्ध लोग हैं उनकी समस्याओं का अध्ययन। जेरोंटोलॉजी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द फिजिकल एंड मेंटल नीड्स ऑफ सीनियर सिटीजन। जेरोंटोलॉजी से क्या पता लगता है, इससे पता लगता है कि सीनियर सिटीजन्स को कैसी फिजिकल और मेंटल आवश्यकताएं हैं। सेफोलॉजी जो है, सेफोलॉजी लजी जहां पे आएगा, ये एलओजीवाई, ये स्टडी होता है, ये सेफोलॉजी होता है चुनावी विश्लेषण, चुनावी ट्रेंड का अध्ययन, ठीक है। तो चुनावी विश्लेषण या मतदाता व्यवहार का अध्ययन, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इलेक्शन एंड वोटिंग बिहेवियर। तो ये कह रहा है मैनी न्यूज चैनल्स कंसल्ट सेफोलॉजिस्ट टू प्रेडिक्ट, ये सेफोलॉजिस्ट है, पी इसमें म्यूट रहता है। मैनी न्यूज चैनल्स कंसल्ट सेफोलॉजिस्ट टू प्रेडिक्ट इलेक्शन रिजल्ट्स। बहुत सारे जो भी चुनावी विश्लेषक होते हैं वो कंसल्ट कर, मतलब चुनावी जो न्यूज चैनल्स होते हैं वो चुनावी विश्लेषकों से कंसल्ट करते हैं कि वो अपना इलेक्शन रिजल्ट जो है वो प्रेडिक्ट करें, भविष्यवाणी करें। एंटामोलॉजी, ये भी लॉजी मतलब स्टडी तो है ही, ये कीड़ों का अध्ययन है, इंसेक्ट्स की स्टडी है, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स बोल सकते हैं। द साइंटिस्ट स्पेशलाइज्ड इन द एंटामोलॉजी एंड डिस्कवर्ड न्यू इंसेक्ट स्पीसीज। वैज्ञानिक स्पेशलाइज, उन्होंने स्पेशलाइजेशन किया इस क्षेत्र में और उन्होंने नई कीड़ों की प्रजाति को डिस्कवर किया, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट, नेक्स्ट है डिसिजुअस। डिसिजुअस इसका प्रोनाउंसिएशन है। इसका मतलब ऐसा पेड़ जिसकी पत्तियां, जो पत्ते जो हैं हर वर्ष गिरते हैं, उसको डिसिजुअस बोलते हैं। ट्रीज और प्लांट दैट शेड देयर लीव्स एवरी ईयर, ऐसे पेड़ या ऐसे पौधे जो अपनी पत्तियों को हर साल शेड कर देते हैं, मतलब त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। डिसिजुअस फॉरेस्ट टर्न गोल्डन रेड ड्यूरिंग ऑटम, पतझड़ के दौरान ऐसे जो वन होते हैं जहां पे ऐसे पेड़ होते हैं उनका रंग कैसा हो जाता है, गोल्डन और रेड हो जाता है। बोहेमियन क्या होता है, बोहेमियन का मतलब है इसका देख लो, डिसिजुअस आपको दिख नहीं रहा था पहले। बोहेमियन जो है इसका मतलब है मुक्त स्वभाव वाला व्यक्ति, परंपराओं से मुक्त कलाकार, मतलब ट्रेडिशनल नहीं होते ऐसे व्यक्ति, परंपराओं का विरोध करने वाले लोग होते हैं। अ पर्सन हु लिव्स एन अनकन्वेंशनल आर्टिस्टिक एंड फ्री स्पिरिटेड लाइफस्टाइल, ऐसा व्यक्ति जो अनकन्वेंशनल जीवन जीता है, गैर पारंपरिक जीवन जीता है, कलाकार का सा जीवन व्यतीत करता है, ऐसी जीवन शैली जो बिल्कुल मुक्त हो, आजाद हो, फ्री स्टाइल हो, खुद का अपना स्टाइल हो, ऐसा। शी लीड्स अ बोहेमियन लाइफ, ठीक है। तो वो परंपराओं से मुक्त जीवन जीती है, फुल ऑफ आर्ट, ट्रैवल, क्रिएटिविटी, इन सब से भरा हुआ। क्लियर। तो ये था अपना वन वर्ड वाला सेगमेंट। अब बात करें आपके जो पैसेज है, पैसेज वाले क्वेश्चंस एक बार पढ़ तो लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल। पैसेज में भाई पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट एनवायरमेंटल रिस्क आर हाईलाइटेड इन द एडिटोरियल, कौन से एनवायरमेंटल रिस्क जो है वो हाईलाइटेड हैं, कौन से पर्यावरण संबंधी खतरे बताए गए हैं इसमें। व्हाट इज द ओवरऑल मैसेज ऑफ द एडिटोरियल, एडिटोरियल का कुल मिला के मैसेज क्या है, ठीक है। एक पूछा है, थर्ड पीछे था क्या, एक पूछा है आपसे ओवरशेडो का मतलब क्या है, ये एक वोकैब बेस्ड क्वेश्चन है। एक पूछा है कि ऑथर की टोन, गवर्नमेंट का जो प्रयास है इस परियोजना को लेकर, उसमें लेखक की टोन कैसी है। और जो फ्रेज है यूनिलैटरल सस्पेंशन ऑफ द ट्रीटी, इसमें यूनिलैटरल वर्ड का फंक्शन क्या है, वो तो तुम यहीं से भी निकाल सकते हो, क्या थोड़ा बहुत अगर पता हो तो, अदरवाइज हम पढ़ के देखते हैं, ठीक है।
आइए एडिटोरियल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एडिटोरियल किस बारे में? ये सेशन नंबर 152 है भाई। रेगुलर बेसिस पर हम एडिटोरियल डिस्कस कर रहे हैं, कोई बीच में अवकाश नहीं हो रहा है। संडे को भी आपको संडे टेस्ट मिलता है, नए बच्चे हैं उनको बता रहा हूँ। और आप इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल है आशीष क्लासेस के नाम से, उस चैनल से आप इसका पीडीएफ कलेक्ट कर सकते हैं। पिछले पीडीएफ्स भी उपलब्ध हैं। इसी नाम से इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है और इसी नाम से आशीष क्लासेस एप्लीकेशन है। ठीक है, इस ऐप से आप पेड कोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं। पेड कोर्सेज में फिलहाल एक बैच जो नया है वो कॉम्प्रिहेंशन का बैच उपलब्ध है। ठीक है, एक इसमें बैच उपलब्ध है ट्रांसलेशन का। ये कुछ नए बैचेस हैं और जल्द ही हम ग्रामर का बैच यहाँ पे लेके आने वाले हैं, उसको भी हम बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। एडिटोरियल किस बारे में है? एडिटोरियल है भाई द स्वालकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट होता है जो बिजली, मतलब पानी से बिजली बनाने वाला प्रोजेक्ट है, उसकी बात कर रहा है। तो ये जो सवालकोट नाम से एक ये परियोजना है, जल विद्युत परियोजना है, ये चेनाब रिवर पर है। ठीक है, इसने नया मतलब पुश प्राप्त किया है, नई प्रोत्साहन प्राप्त किया है आफ्टर इंडिया सस्पेंडेड द इंडस वाटर्स ट्रीटी। किसके बाद? जब भारत ने जो सिंधु जल समझौता है उसको सस्पेंड कर दिया था, उसको रोक दिया था। रोका कब था? ये रोका था पहलगाम हमले के बाद, पोस्ट का मतलब बाद में। गिविंग इट जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस, इसको भू राजनीतिक महत्व देते हुए। हाउएवर, हालांकि द एडिटोरियल वांट्स दैट इन द रेस फॉर स्ट्रेटेजिक गेन्स, लेखक कह रहा है कि भाई यहाँ पे एक चेतावनी भी है। कह रहा है कि भाई आप जो रेस ले रहे हो ना, ये रणनीतिक लाभ प्राप्त करना चाहते हो, उस रेस में एनवायरमेंटल, सोशल एंड फाइनेंशियल कंसर्न्स आर बीइंग इग्नोर्ड। कुछ और भी चिंताएं हैं जिसको इग्नोर किया जा रहा है, जिसके अंदर पर्यावरण संबंधी चिंताओं को, सामाजिक चिंताओं को, वित्तीय चिंताओं को इग्नोर कर रहे हो आप। ठीक है, सच एज लैंडस्लाइड्स, अब ये कैसी चिंताएं हैं वो बता रहा है। जैसे कि भूस्खलन हो रहा है, आपका ध्यान नहीं है। सेडिमेंट लोड, जो अवसाद जमाव है, उसकी तरफ ध्यान नहीं है। कोस्ट ओवररन्स, जो लागत कीमत है वो जरूरत से ज्यादा लग रही है, उसकी तरफ ध्यान नहीं है। पुअर रिहेबिलिटेशन, खराब आपकी पुनर्वास की व्यवस्था है, उसकी तरफ ध्यान नहीं है। इट कंक्लूड्स दैट ट्रू गवर्नेंस मींस बैलेंसिंग नेशनल सिक्योरिटी विद इकोलॉजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी। इस एडिटोरियल में कंक्लूड किस तरीके से किया गया है कि भाई वास्तविक जो एक सिस्टम है, जो एक सरकारी तंत्र है, शासन है, इसका मतलब ये है कि आप राष्ट्रीय सुरक्षा को संतुलित करो। किसके साथ? राष्ट्रीय सुरक्षा का तो ध्यान रखो ही रखो, लेकिन साथ में पारिस्थितिकी जिम्मेदारी भी बनती है आपकी, उसका भी ध्यान रखो और लोगों के वेलफेयर का भी ध्यान रखो। ठीक है, इस बारे में एडिटोरियल में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसका टाइटल है टेस्टिंग गवर्नेंस। टेस्टिंग गवर्नेंस मतलब गवर्नेंस जिसकी की परीक्षा है। ठीक है, ऐसे गवर्नेंस जो टेस्टिंग है, ऐसा समझ लीजिए, या गवर्नेंस को टेस्ट करना है। टेस्ट का मतलब परख, जांच, है ना, ये मतलब है। और गवर्नेंस का मतलब सिस्टम या एडमिनिस्ट्रेशन है, शासन व्यवस्था है। लिख भी देता हूं यहां पे मैं, सिस्टम या एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, किसको लेकर लिखा गया है? ये लिखा गया है सवालकोट हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये जो एक प्रोजेक्ट है, जल विद्युत परियोजना है, उसके बारे में। नेशनल सिक्योरिटी एंड इकोलॉजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी, दो चीजें, एक तो राष्ट्रीय सुरक्षा, दूसरा है पारिस्थितिकी जिम्मेदारी। इसमें देखो ये नाउन है और ये एडजेक्टिव है, एंड कंजंक्शन है। यहाँ सिक्योरिटी नाउन है और ये एडजेक्टिव है। तो एक तरफ तो राष्ट्रीय सुरक्षा है, दूसरी तरफ पारिस्थितिकी जिम्मेदारी है। ये दोनों री इन्फोर्स करते हैं, मतलब मजबूती देते हैं, मजबूत बनाना, मजबूत बनाना। स्ट्रेंथन कहिए, बोल्स्टर कहिए, या फोर्टिफाई कहिए। इम्पीचस का मतलब है प्रोत्साहन, इम्पीटस प्रोत्साहन। मोटिवेशन या स्टिमुलस, कोइंसाइड बताया था, साथ साथ घटित होना, साथ साथ घटित होना। सिंक्रोनाइज या कर टुगेदर। यूनिलेटरल का मतलब होता है एक पक्षीय, वन साइडेड, सोलो या इंडिपेंडेंट। ओवरशैडो का मतलब है प्रभावित करना किसी चीज को, या किसी चीज को प्रभाव कम कर देना, डोमिनेट करना, आउटशाइन करना, एक्लिप्स करना, आगे निकल जाना भी हो सकता है।
किसी से आगे निकल जाना, किसी की इंपॉर्टेंस कम कर देना। भी जब आप आगे निकल गए हो किसी से तो डेफिनेट जिससे आगे निकले उसकी तो इंपॉर्टेंस कम कर दी आपने, तो ये सब मतलब। ठीक है। ईच अदर जो होता है वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है। क्या होता है ईच अदर? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये किसके लिए आता है? ये दो के लिए यूज होता है। किसके लिए आता है? दो के लिए। ठीक है, दो से ज्यादा के लिए ईच अदर नहीं आता, वन अनदर आता, क्योंकि यहाँ पे दो ही थे, एक राष्ट्रीय सुरक्षा, एक पारिस्थितिकी जिम्मेदारी। ठीक है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा और पारिस्थितिकी जिम्मेदारी एक दूसरे को मजबूती प्रदान करते हैं। ठीक है। फ्रेश इम्पीटस फॉर द सवालकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये जो नया प्रोत्साहन है किसके लिए? इस परियोजना के लिए। इसको मैंने पहले भी कहा है कि प्रोजेक्ट का शुद्ध हिंदी में मतलब होता है परियोजना। ठीक है, तो जो नया एक प्रोत्साहन है इस परियोजना के लिए, प्लान्ड एज अ 1.8 गीगावाट स्कीम ऑन द चिनाब। चिनाब नदी का नाम है इसलिए द है। नेम ऑफ रिवर जो होता है उससे पहले द का प्रयोग करते हैं, आर्टिकल में ये बात पढ़ते हैं आप। तो जो नया प्रोत्साहन है इसके लिए, अब इस परियोजना को कैसे इसकी योजना बनाई गई थी? इसकी योजना बनाई गई थी एक 1.8 गीगावाट स्कीम के रूप में, और कहां पर चल रही है? चेनाब रिवर पर। ये जो फ्रेश इम्पीटस है ये सब्जेक्ट है, जिसमें फ्रेश से सब्जेक्ट, फ्रेश का मतलब है न्यू, नया। ठीक है, ये एडजेक्टिव है, इम्पीटस नाउन है। ये जो है ये साथ साथ में आ रहा है, और मैंने कहा था कोइंसाइड्स में क्या लगता है? विद। ये साथ साथ में आ रहा है, ये वर्ब है। इंडियाज यूनिलैटरल सस्पेंशन, किसके साथ साथ, किससे मेल खाता है? भारत का जो एक पक्षीय सस्पेंशन है, सस्पेंशन का मतलब होता है हॉल्ट, रोक देना या पोज। तो भारत ने एक पक्षीय रूप से जो रोक लगा दी, निलंबित कर दिया, किसको? इंडस वाटर ट्रीटी को, सिंधु जल समझौते को। ट्रीटी क्या होता है? पैक्ट, अग्रीमेंट। ट्रीटी मतलब पैक्ट या अग्रीमेंट, इसी को ही शॉर्ट में इसने कहा IWT, इस समझौते को। आफ्टर द पहलगाम अटैक, किसके बाद? पहलगाम हमले के बाद। द से लगाया कि निश्चित हो गया ये। गिविंग इट, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, गिविंग इट, इसको ऐसा करते हुए, ये मैं पीपी लिख रहा हूं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इसको बनाते हुए, इसको देते हुए, जियोपॉलिटिकल सिंबोलिज्म, भू राजनीतिक, सिंबोलिज्म का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन या प्रतीकात्मकता। तो भू राजनीतिक प्रतीकात्मकता, इसको बनाते हुए दैट, अब दैट आ रहा है इस भू राजनीतिक सिंबोलिज्म के लिए, रिलेटिव प्रोनाउन है। तो इस जियोपॉलिटिकल सिंबोलिज्म की वर्ब है रिस्क, ये खतरा पैदा करती है। किस चीज का? ओवरशैडोइंग। रिस्क के बाद में सीधा वर्ब लगानी है, आईएनजी फॉर्म में आएगी। इस ये खतरा पैदा करती है कि ये चीज जो है ना, जियोपॉलिटिकल सिंबोलिज्म की, सब कुछ तुम राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पे ही करना चाहते हो, ये जो चीज है ये ओवरशैडो करती है, मतलब डोमिनेट करती है क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द एनवायरमेंटल इंपैक्ट। वो प्रश्न जो संबंधित है, रिलेटिंग में लगेगा टू, वो प्रश्न जो संबंधित है पर्यावरणीय प्रभाव से संबंधित, उन प्रश्नों को ढक देती है। ओवरशैडो करने का मतलब ही है ढकना, के ऊपर से एक शेडो आ जाती है और उसको ढक देती है उसको। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया इसका मतलब। फिर समझिए, फ्रेश इम्पिटस जो है इस परियोजना के लिए, ये चेनाब रिवर पर है। 1.8 गीगावाट स्कीम के रूप में इसकी योजना बनी है। ये कोइंसाइड करता है या साथ में आ रहा है, मेल खाता है भारत का जो एक पक्षी है, ये एडजेक्टिव है मेरे भाई। ये प्रश्न पूछा था आपसे कि एल एंडिंग वर्ड्स जो होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं वैसे भी, और सस्पेंशन नाउन है तो ये एडजेक्टिव होगा। तो भारत का जो एक पक्षीय सस्पेंशन है इंडस वाटर ट्रीटी का, उसके साथ मेल खाती है, उसी के साथ साथ चल रही है। और ये ट्रीटी का सस्पेंशन हुआ कब था? पहलगाम अटैक के बाद। क्या करते हुए? तो दो काम जब साथ में हो, और दोनों काम जब साथ में हो और उसमें आप ये बताते हो कि एक काम ये हुआ और एक काम ये करते हुए हुआ, तो उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में लिखते हैं। इसको जियोपॉलिटिकल सिंबोलिज्म बनाते हुए। ठीक है, और ये जो जियोपॉलिटिकल सिंबोलिज्म है ना, वो खतरा पैदा करता है कि एनवायरमेंटल इंपैक्ट संबंधी प्रश्नों को ये ओवरशैडो करता है, उस पर थोड़ा सा उसको डाउन प्ले करता है, उसको कम करके आंकता है, ये समझ लीजिए। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण इसको बना देता है। ठीक है, एक बार मैं हट रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट पे आइए, क्या कह रहा है? द यूनियन मिनिस्ट्रीज ऑफ पावर एंड होम अफेयर्स, केंद्रीय मंत्रिमंडल, केंद्रीय मंत्रालय। कौन कौन से? दो मंत्रालय हैं, एक तो है पावर का विद्युत मंत्रालय, दूसरा कौन सा है? गृह मंत्रालय। चूंकि यूनियन मिनिस्ट्रीज प्लूरल है, ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है हैव। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब, रिपीटेडली एडवर्ब, और ये मैन वर्ब। स्ट्रेस का मतलब है जोर देना। स्ट्रेस का मतलब क्या है? जोर देना।
तो ये दोनों मंत्रालय जो हैं इन्होंने बार बार में जोर दिया है किस बात पर, इट्स स्ट्रेटेजिक वैल्यू, कि भाई इसके रणनीतिक महत्व है, इसलिए हम ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो प्रोजेक्ट है ना उस पर ध्यान दे रहे हैं। ठीक है। टू प्रेस फॉर, प्रेस फॉर का मतलब होता है मेक अ डिमांड फॉर, मेक अ डिमांड फॉर। डिमांड अगर वर्ब है तो फॉर नहीं आएगा, इसके बाद में ट्रांजिटिव वर्ब होती है, लेकिन डिमांड मैंने नाउन के रूप में यूज किया है आर्टिकल का प्रयोग करके, तो ये इसका फॉर आ सकता है। ठीक है। और ये किस लिए इन्होंने स्ट्रेस दिया है इस पर, ये डिमांड करने के लिए भी कि हमें एग्जेम्पशन दो, छूट दो। एग्जेम्पशन क्या होता है, छूट। ठीक है, ये हो गया छूट। वेवर या इम्यूनिटी। विश फॉर का मतलब होता है इच्छा, बस केवल इच्छा मात्र से दूर कर देना, कि केवल बस इच्छा रखो कि ऐसा समस्या जो है ना दूर हो जाए, इच्छा मात्र से दूर करना कोई भी समस्या को। वॉन्ड, इसको वॉन्ड पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है छड़ी, और ये जादुई छड़ी है ना। बम्पर टू बम्पर का मतलब होता है बहुत ही आबादी वाला, है ना, घनी आबादी वाला, मान लीजिए जहां पे बहुत ज्यादा चीजें हैं, कंजस्टेड हैं, ये बम्पर टू बम्पर। तो यूनियन मिनिस्ट्री जो हैं पावर और होम अफेयर्स वाली, विद्युत मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने बार बार में जोड़ दिया है। स्ट्रेस एक ट्रांजिटिव वर्ब है मेरे भाई, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका मतलब इसके बाद में सीधा ऑब्जेक्ट लगेगा। अगर स्ट्रेस नाउन होता है तो इसके साथ में हम ओन लगाते हैं, स्ट्रेस अगर वर्ब होती है तो इसके साथ में कोई प्रेपोजिशन लगाते नहीं है, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है। तो इन दोनों मंत्रालयों ने इसके इसके किसके, इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव एड्स, इसके स्ट्रेटेजिक वैल्यू पर स्ट्रेस डाला है। किस लिए, डिमांड करने के लिए। डिमांड क्या है कि छूट मिले, छूट किससे मिले, इंपैक्ट एंड कैरिंग कैपेसिटी स्टडीज से। इंपैक्ट मतलब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, कैरिंग कैपेसिटी का मतलब है वहन क्षमता संबंधी अध्ययन, कि ये प्रोजेक्ट आप शुरू करोगे तो इकोलॉजिकल प्रभाव क्या पड़ने वाला है। इन मंत्रालयों ने कहा है कि सब स्ट्रेटेजिक वैल्यू है, ये स्टडी नहीं करोगे आप, इससे हमें छूट चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर ये स्टडी कर लिया और पता लगा कि इससे बहुत नुकसान हो रहा है, तो पर्यावरण मंत्रालय, मतलब मंत्रालय तो क्या है, सब कुछ उनके हाथ में ही है, बाकी कोर्ट कह दे कि भाई आपको ये प्रोजेक्ट रोकना है, तो ये दोनों मंत्रालय डिमांड कर रहे हैं कि हमें छूट दो इस चीज से, ये स्टडी वगैरह नहीं कराओगे आप। ठीक है। बट अदर फैक्टर्स, अदर एक डिटर्मिनर है, अदर के बाद में नाउन प्लूरल होता है, या फिर मैं यूं कहूं प्लूरल नाउन से पहले अदर लगता है, लेकिन जेनरिक हो तभी लगता है, अगर स्पेसिफिक हो, पता हो किसकी बात कर रहे हैं, तो दी अदर का प्रयोग करते हैं। बट एडवर्सेटिव कंजंक्शन है, लेकिन अन्य फैक्टर्स जो हैं उनको आप विश अवे नहीं कर सकते। ये वर्ब है अदर फैक्टर्स की, पैसिव वॉइस है कैन मॉडल का। ठीक है। विश अवे का मतलब किसी भी समस्या को केवल इमेजिनेशन मात्र से या सोच कर दूर कर दो, ड्रीम अवे कर दो, उसको बोलते हैं विश अवे। तो अन्य फैक्टर्स को आप ऐसे ही विद अ वॉन्ड, एक जादुई छड़ी से ऐसे ही दूर नहीं कर सकते। आपने ये तो कह दिया कि भाई हमें ये स्टडी वगैरह मत करवाओ क्योंकि स्ट्रेटेजिक वैल्यू है इस प्रोजेक्ट की, लेकिन अन्य फैक्टर्स लेखक कह रहा है और फैक्टर्स भी तो हैं जिसको तुम जादू की छड़ी घुमाओगे और दूर हो जाएंगी समस्या, ऐसा तो नहीं है। समस्याएं क्या है बताएगा ये, द चेनाब, अब ये तो रिवर हो गई सब्जेक्ट, ऑलरेडी एडवर्ब है, हॉस्ट वर्ब है, ये पहले से ही। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं लगा सकते क्योंकि फैक्ट है ये, है ना। ऑलरेडी में जनरली हम प्रेजेंट परफेक्ट लगाते हैं, लेकिन ये तो एक स्टैटिक जानकारी है, जो है वही इंगित कर रहा है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट की आवश्यकता नहीं है। चेनाब पहले से ही मेजबानी करता है किस किस की, एक तो दुलहस्ती की, बगलीहार की और सलाल प्रोजेक्ट्स, ये परियोजनाएं हैं, इनको ये पहले से ही होस्ट कर रहा है। इन अ बम्पर टू बम्पर हाइड्रो पावर कॉरिडोर, किसमें, बहुत ही डेंस, बहुत ही कॉम्पैक्ट, बहुत ही कंजेस्टेड हाइड्रो पावर कॉरिडोर में। कॉरिडोर मतलब गलियारा होता है, पैसेज होता है, पैसेज वे होता है। ठीक है, पैसेज कह दीजिए, पैसेज वे कह दीजिए। ठीक है। चेनाब पहले से ही इन परियोजनाओं में भी लगा है, इस नदी पर यह परियोजना भी चल रही है। ठीक है। और ये पूरी परियोजनाएं हाइड्रो पावर वाली चल रही हैं, इसमें आप एक और योजना शुरू कर रहे हो। ठीक है, ये कहना चाहता लेखक। लेखक सीधी सी बात है, क्रिटिकल मूड में है, सरकार की आलोचना करने के मूड में है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। नेक्स्ट पे आइए। हाँ जी। इग्नोरिंग cumulative impact here means underestimating compounded sediment loads and slope instability. इग्नोरिंग सब्जेक्ट है,
अगर आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट है तो मैं क्या बोलूँ इसको, जेरेंड बोलूंगा। ये बच्चे वो समझते हैं जो पहले से जुड़े हुए हैं, उनको पता है, और जो नए हैं वो भी सुन लें कि अगर आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट बनती है तो इसका मतलब वो निश्चित रूप से जेरेंड है, वर्बल नाउन। ठीक है। कम्युलेटिव का मतलब होता है कुल मिलाकर, कम्युलेटिव मतलब होता है सामूहिक, संयुक्त, कंबाइंड, कलेक्टिव। कंपाउंडेड का मतलब होता है मिश्रित, मिक्स्ड, ब्लेंडेड, फ्यूज्ड। रेजर्वा बोलते हैं इसको, रेजर्वा मतलब होता है जलाशय, और रेंडर का मतलब होता है बना देना, बनना या बना देना, दोनों ही मतलब होते हैं। बनना भी होता है, बना देना, मेक या कॉज टू बी। अच्छा, इग्नोरिंग, यदि आप इग्नोर करते हो, इग्नोर का मतलब ओवरलुक करना, अनदेखी करना। किस चीज की? कम्युलेटिव इंपैक्ट, सामूहिक प्रभाव। हियर, यहां। मीन्स, इसका मतलब ये है, ये मीन्स इसकी वर्ब है। अंडर एस्टिमेटिंग, इसका मतलब ये होगा कि आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। अंडर एस्टिमेट का सीधा सा मतलब है अंडर वैल्यू, आप महत्व कम कर रहे हो। किसका? कंपाउंडेड सेडिमेंट लोड्स एंड स्लोप इंस्टेबिलिटी। कंपाउंडेड मतलब मिश्रित, सेडिमेंट लोड्स का मतलब है अवसाद। भाई आप कोई परियोजना चलाओगे, कचरा भी होगा, अवसाद भी होगा, डिपॉजिट होगा, उसका भार, और स्लोप मतलब ढलान जो है, ढाल जो है, उसकी अस्थिरता, इन चीजों को अंडर एस्टिमेट करके आंक रहे हो। यदि आप उपेक्षा कर रहे हो, यदि आप इग्नोर कर रहे हो, ओवरलुक कर रहे हो, किसको? सामूहिक इंपैक्ट की, तो इसका मतलब यह है कि आप इन दोनों चीजों को क्या कर रहे हो? अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। चेन्नई एक्सप्रेस में डायलॉग था, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ ए कॉमन मैन। वो है अंडर वैल्यू करना, कम करके आंकना। द ग्रेविटी डैम, ग्रेविटी डैम बहुत बड़ा डैम होता है जो कंक्रीट से बना होता है, कंक्रीट और स्टोन से, और ये खुद का लोड जो होता है ना, उसी पे काम चलता है इसका, ऐसा समझिए। तो ये एक प्रकार का डैम का प्रकार है। तो ग्रेविटी डैम जो कि प्रपोज्ड है, प्रस्तावित है, ये सब्जेक्ट है। ये इसका एडजेक्टिव है। कौन सा बांध? जो प्रस्तावित है। कहां पर? यहां पर। ठीक है, ये जगह का नाम हो गया। डिस्पाइट बीइंग, डिस्पाइट प्रेपोजिशन होता है। प्रेपोजिशन का धर्म यह है कि इसके बाद में कोई भी वर्ब आएगी वो आईएनजी फॉर्म में आएगी। ठीक है, और बीइंग के साथ कोई वर्ब लगाओगे तो पक्का थर्ड फॉर्म, ये इसका धर्म है। बीइंग के साथ तो कोई वर्ब लगाओगे तो थर्ड फॉर्म ही लगेगी पक्का। डिस्पाइट के साथ कोई वर्ब लगाओगे तो आईएनजी लगेगा। डिस्पाइट का मतलब क्या होता है? के बावजूद। डिस्पाइट के बराबर क्या रख सकते हो? इन स्पाइट ओ। ठीक है, डिस्पाइट में ओ आता नहीं है, इन स्पाइट में ओ आता है। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? के बावजूद, मतलब विरोधाभासी स्थितियों को व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो जो ग्रेविटी डैम प्रपोज्ड है, प्रस्तावित है सावलकोट में, किसके बावजूद? इसके बावजूद किसको डिस्क्राइब किया गया है? डिस्क्राइब किया गया है किस रूप में? तो एज लगेगा। रन ऑफ रिवर, रन ऑफ रिवर मतलब रिवर के प्रवाह के रूप में, है ना। ये स्टोर नहीं होता पानी इसका, बस पानी बहता रहेगा, पानी कहीं स्टोर नहीं करना है, इस रूप में इसको कहा गया है। तो ये जो डैम है, विल फॉर्म, ये बनाएगा, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब। फॉर्म का मतलब है क्रिएट करेगा, बनाएगा। क्या? अ रिजर्वा, ये बनाएगा जलाशय। कितना? 50,000 करोड़ लीटर से ज्यादा का। इस ओवर ये प्रेपोजिशन है, इसका मतलब है मोर देन, इससे ज्यादा का जलाशय बनाएगा, स्टोरेज बनाएगा। रेंडरिंग इट, इसको बनाते हुए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। क्या करते हुए? इसको बनाते हुए। फंक्शनली मतलब फंक्शनल रूप से, कि ये काम कैसे करेगा? ये काम करेगा लगभग, क्लोजर टू मतलब लगभग, स्टोरेज डैम की तरह। वो डैम जो कि पानी को स्टोर करता है, क्योंकि इतना पानी इकट्ठा हो जाएगा यहाँ पे, इतना जलाशय बन जाएगा ये। फिर समझिए, ग्रेविटी डैम जो सावलकोट है, सवालकोट है, मुझे पता नहीं, ये नाम पढ़ लेना आप, है ना। ये जो प्रपोज्ड है यहाँ पे, किसके बावजूद? इसको डिस्क्राइब करने के बावजूद कि ये रन ऑफ रिवर है, इसके बावजूद। रन ऑफ रिवर कहा आपने, इसका मतलब तो पानी स्टोर होना ही नहीं चाहिए, लेकिन इसके बावजूद पानी स्टोर हो रहा है। कितना? 50,000 करोड़ लीटर से ज्यादा का जलाशय बन जाएगा। इसका मतलब ये क्या बन जाएगा? इसका मतलब ये स्टोरेज डैम के लगभग इस तरह से फंक्शन करेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट पे आइए। इट्स एस्टिमेटेड कॉस्ट, इट्स भाई पजेसिव एडजेक्टिव है, एस्टिमेटेड है वो एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल है, कॉस्ट है वो नाउन। इसकी जो लगभग कीमत हैज रीजन, ये वर्ब है। ये लगभग बढ़ चुकी है, कितनी तक? बाई मतलब है तक, 9,000 करोड़ तक। ठीक है। ड्यू टू, ड्यू टू मतलब के कारण, ये फ्रेज हो गई। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई,
एंड प्रोलोंग्ड, प्रोलोंग का मतलब होता है लंबित, काफी लंबे समय से चला आ रहा, ठीक है, प्रोट्रैक्टेड, लेंथी, एक्सटेंडेड। शेड्यूल स्लिपेज का मतलब है देरी, बस शेड्यूल स्लिप हो गया, जो शेड्यूल बनाया था, फिक्स टाइमिंग बनाया था, वो स्लिप होता गया। कोस्ट ओवररन का मतलब है अधिक खर्चा, बजट से ज्यादा खर्चा, जितना आप सोच के चल रहे थे उससे अधिक खर्चा। इसकी जो लगभग कॉस्ट है इस परियोजना की, ये लगभग बढ़ चुकी है 9,000 करोड़ तक। किस कारण बढ़ चुकी है? एक तो महंगाई बढ़ गई, दूसरा साहब आप एडमिनिस्ट्रेटिव अनसर्टेनिटी भी है, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है। प्रशासनिक अनिश्चितता बहुत लंबे समय से चल रही है, ये दोनों ही फैक्टर हैं जिसके कारण इसकी कॉस्ट 9,000 करोड़ तक चली गई है। द एनएचपीसी लिमिटेड रिसेंट रिकॉर्ड, जो एनएचपीसी लिमिटेड है, कंपनी है, इसका जो हाल फिलहाल का रिकॉर्ड है इन कंपेरेबल हिमालयन प्रोजेक्ट, है ना, किसमें तुलना करिए, ये प्रोजेक्ट चला रही है कंपनी, इसमें देखोगे अगर आप इसका रिकॉर्ड, तो ये दिखाता है, ये वर्ब है, मैनी शेड्यूल स्लिपेजेस, कि भाई इस कंपनी ने बहुत सारे चीजें कहा था इतने समय में पूरी कर देंगे, लेकिन वो डिले होता गया, पोस्टपोन होता गया। कोस्ट ओवररन्स, और आप देखो इसने जितना पैसा बताया था उससे ज्यादा पैसा भी लगा है, तो इसका रिकॉर्ड ही ऐसा है। तो एनएचपीसी लिमिटेड का हाल फिलहाल का जो रिकॉर्ड है, ये तो नाउन है, अपोस्ट्रोफे जहां लगता है उसके पहले नाउन होता है, उसके बाद भी नाउन होता है, तो बाद में नाउन है, तो ये तो एडजेक्टिव रिसेंट, ये नाउन है, ठीक है। तो एनएचपीसी लिमिटेड का हाल फिलहाल का जो रिकॉर्ड है, करंट रिकॉर्ड है, इन परियोजनाओं में देखोगे तो वो दिखाता है कि साहब बहुत सारे शेड्यूल स्लिपेजेस हुए हैं और बहुत पैसा बजट से ज्यादा गया है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है फाइनली, अंततः, ये एडवर्ब है और एडवर्ब से सेंटेंस को स्टार्ट किया जा सकता है। रिहैबिलिटेशन कॉस्ट, रिहैबिलिटेशन मतलब पुनर्वास, वही वहां से आप किसी को हटाओगे भी, आबादी को कहीं और बसाओगे भी, ये प्रोजेक्ट चलेगा तो पुनर्वास की जो कॉस्ट है, ये सब्जेक्ट। अकाउंट फॉर का मतलब होता है इतना पार्ट कवर करना, रिहैबिलिटेशन का मतलब तो है पुनर्वास, ठीक है, और अकाउंट फॉर का मतलब है बनाना, इतना भाग कवर करना। तो ये कह रहा है कि ये लगभग 0.6%, जस्ट का मतलब है ओनली, ये केवल 0.6% है टोटल एक्सपेंडिचर का। कुल खर्चा जितना होगा उसका केवल 0.6% खर्च होगा रिहेबिलिटेशन में, वेयर एज, जबकि, ये कंजंक्शन है, विरोधाभासी, नियरली, लगभग, अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट 1,500 परिवार जो हैं उनको विल हैव टू बी के साथ थर्ड फॉर्म पैसिव है, जब भी टू लगता है उसका पैसिव बी के साथ थर्ड फॉर्म से बनाते हैं, ठीक है। और लगभग 1,500 परिवार हैं उनको सेटल करना पड़ेगा, रीसेटल करना पड़ेगा, वापस से बसाना पड़ेगा। 847 हेक्टेयर फॉरेस्ट जो है, ये हेक्टेयर तो यूनिट है मापने की, इतना जमीन जो है फॉरेस्ट की विल हैव टू बी डाइवर्टेड, इसको डाइवर्ट करना पड़ेगा। डाइवर्ट का मतलब है इस भूमि का प्रयोग किसी और चीज के लिए कर रहे हो आप, पहले भूमि वन भूमि थी, अब कोई और तरीके से इसका यूज कर रहे हो, तो ये भूमि ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है, ये भूमि किसी और तरीके से आप यूज करोगे, ठीक है। ये कहानी है। विल हैव टू तब लगता है जब करना पड़ेगा, मस्ट वाली कंडीशन हो, कंपल्सन वाली कंडीशन हो, ठीक है मेरे भाई। ये कंप्लीट हुआ। अब आप ये मैच द कॉलम एक्सरसाइज करिए। देखिए इम्पीटस क्या है, इम्पीटस का मतलब है ड्राइविंग फोर्स और मोटिवेशन। यूनिलेटरल क्या है? एक पक्षीय, डन बाय वन साइडेड ओनली। कम्युलेटिव इंपैक्ट क्या है? कंबाइंड ओवरऑल इफेक्ट। कॉस्ट ओवररन क्या है? स्पेंडिंग बियॉन्ड एस्टिमेटेड बजट। और रिहेबिलिटेशन क्या है? रिसेटलमेंट डिस्प्लेस्ड पीपल, जो भी विस्थापित लोग हैं उनको फिर से बसाना। ये इसके आंसर्स थे। आइए पैसेज पर। पैसेज में एक क्वेश्चन तो बता ही चुका मैं, लास्ट वाला, यहाँ तो एडजेक्टिव आ जाएगा इसका आंसर। यूनिलैटरल क्या है? एडजेक्टिव है, क्योंकि सस्पेंशन यहाँ पे नाउन था, ठीक है। और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या था। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा कि व्हाट एनवायरमेंटल रिस्क आर हाईलाइटेड, कौन सी पर्यावरणीय खतरे हाईलाइट किए गए हैं। लैंडस्लाइड, सेडिमेंट लॉर्ड, ये बताया था, स्लोप इनस्टेबिलिटी, तो बी आंसर आएगा इसका। फिर पूछा है व्हाट इज द ओवरऑल मैसेज, मैसेज क्या है एडिटोरियल में। नेशनल प्रोजेक्ट्स मस्ट इग्नोर, ये तो नेगेटिव हो गया कि राष्ट्रीय जो प्रोजेक्ट है उनको इकोलॉजिकल कंसर्न देखना ही नहीं चाहिए। सिक्योरिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन द एनवायरमेंट, सुरक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है एनवायरमेंट के बजाय, ये कहा है क्या। ट्रू गवर्नेंस बैलेंसेस सिक्योरिटी, इकोलॉजी एंड वेलफेयर, ये कहा है सी। अगर सच्चा शासन है
सच्ची सरकार है, तो ये तीनों चीजें बैलेंस करके चलेगी। ओवर शेडो का मतलब आपको बताना है, ठीक है, और ये बताना है आपको 4 नंबर। 4 नंबर में पूछा टोन कौन सी, ठीक है। ये दो आप आंसर दीजिएगा, ABCD ना देके पूरा लिखा करो कौन सा आंसर है। सी यू टुमारो एट 5 PM through session number 153. Till then, namaskar. Thank you very much.